सीएम योगी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों का वो जायजा लेंगे। सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ, रामपथ का भी निरीक्षण करने वाले हैं। तो अयोध्या का ये दौरा रहने वाला है आज, जहां पर विकास कार्यों का जायजा सीएम योगी लेंगे। साथ ही साथ कई अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। सपा की कार्यकारिणी बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकती है। अखिलेश ममता बनर्जी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। आपको बता दें, 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में दोनों जुटे हुए हैं। सपा ने यूपी में लोकसभा चुनाव में 50 सीटों का दावा किया है, तो कोलकाता में अहम बैठकों का दौर जारी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। सपा की कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें कई दिग्गज पूरे देश भर से जुटे हुए हैं। 2024 में होने वाले चुनावों को लेकर यहां पर रणनीति तय की गई है। साथ ही साथ आज बैठक में राजनीतिक, साथ ही साथ आर्थिक प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो अखिलेश और ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे का फ्रंट बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। 2024 चुनावों को लेकर यह अहम बैठकों का दौर वहां पर लगातार जारी है। 12 साल बाद कोलकाता में सपा की ये बैठक होने वाली है। और आपको बता दें कि आगामी निकाय चुनाव को लेकर भी इस पूरे बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साथ ही साथ 2024 चुनावों को लेकर यहां पर बड़ी रणनीति तय की जा सकती है। बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा साफ कर दिया है और साथ ही साथ पार्टी आगे किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी और किन मुद्दों को छूने से बचेगी। दरअसल सबसे ज्यादा बंगाल में अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई। सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि अखिलेश की कोशिश उन दलों को साधने की है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना रखी है। 24 के लिए थर्ड फ्रंट वाला खेला। गंगा के आखिरी छोर पर लाल मेला। जातीय जनगणना की हुंकार, लाल ब्रिगेड की ललकार। बंगाल की धरती से 24 की बिसात बिछाकर समाजवादी पार्टी ने यूपी से दिल्ली तक हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि एक दिन पहले अखिलेश ने जहां ममता बनर्जी से मुलाकात कर थर्ड फ्रंट की तस्वीर साफ करने की कोशिश की, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दूसरे दिन अखिलेश यादव ने आगे का एजेंडा साफ कर दिया है। बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के सामने साफ कर दिया कि पार्टी किन मुद्दों पर आगे बढ़ेगी और किन मुद्दों को छूने से बचेगी। क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जहां जातीय जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ने की चर्चा हुई, तो वहीं धार्मिक मुद्दों और धर्म गुरुओं पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी गई। मतलब समाजवादी पार्टी किसी भी विवाद में फंसने की जगह अपनी आगे की रणनीति पर फोकस करना चाहती है, जैसे पिछड़ी जातियों और अति पिछड़ी जातियों को जोड़ना और अपने वोट को 32% से 50% तक पहुंचाना। आज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। साथ ही कई विषयों पर चर्चा हुई। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर गहन मंथन हुआ और तय किया गया कि जातीय जनगणना प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही अति पिछड़ों को लुभाने और साधने की भी बात की गई और साथ ही धार्मिक प्रतीकों, चिन्हों, पुस्तकों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना है, इस बात को भी तय किया गया है। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देने की हुंकार भर रही है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा कोलकाता में चल रही सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर जमकर निशाना साध रही है। किस तरह से देखना है, वो चाहे किसी समुद्र के टापू पे जाके अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। उससे सपा से हमें कोई लेना नहीं। सपा वैसे भी समाप्तवादी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। ममता दीदी से कोई नया मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। ममता दीदी का समाजवादी पार्टी यहाँ समाप्त प्राय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जा रही है। कोलकाता में चल रही समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी खत्म होती पार्टी है। ब्रजेश पाठक ने यहां तक कह डाला कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार खत्म हो गया, इसलिए वो पश्चिम बंगाल गए हैं और वहां से रसातल की तरफ जा रहे हैं। दरअसल जब से बंगाल में अखिलेश और ममता बनर्जी की मुलाकात हुई, भाजपा के खेमे में हलचल बढ़ गई, क्योंकि अखिलेश की कोशिश उन 6 दलों को साथ लाने की है जिन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों से दूरी बना रखी है। इसमें समाजवादी पार्टी
तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय समिति, बीजू जनता दल और जनता दल सेकुलर को साथ लाना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जहां यूपी की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं तृणमूल कांग्रेस का दबदबा पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर है। भारतीय राष्ट्रीय समिति तेलंगाना की 17 सीटों पर भाजपा से सीधा मुकाबला कर सकती है। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली की 20 सीटों पर टक्कर दे सकती है, जबकि जेडीएस कर्नाटक की 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अगर ये सभी दल मिलकर एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा से लोकसभा की 200 सीटों पर सीधा मुकाबला किया जा सकता है। पिछले चुनाव में इन दलों ने करीब 50 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि हर चुनाव से पहले देश में तीसरा मोर्चा बनने की हवा शुरू होती है, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता। इसे इस बात से समझिए कि 14 साल में अब तक 4 प्रयोग हुए, लेकिन सब के सब फेल रहे। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश इस बार थर्ड फ्रंट के जरिए वो करिश्मा कर पाएंगे जो इससे पहले नहीं हुआ। वैसे भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय अधिवेशन सपा को हमेशा से रास आता रहा है। इससे पहले 2011 में यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसके अगले साल यूपी में सपा की सरकार बन गई और अब अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो सवाल बड़ा है कि अखिलेश थर्ड फ्रंट के चक्रव्यूह में भाजपा को फंसा पाएंगे। कोलकाता से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वहीं यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल से कई जिलों की बिजली प्रभावित हुई है। आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम दिया है। हड़ताल खत्म न करने पर कर्मचारी सस्पेंड होंगे। सरकार के सख्त आदेश के बाद भी हड़ताल पर कर्मचारी रहेंगे। आपको बता दें, हड़ताल से कई जिलों की बिजली प्रभावित हुई है। लगातार बिजली कर्मी हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। ऊर्जा मंत्री ने हालांकि बिजली कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है, जल्द से जल्द काम पर वापस लौटने को कहा है, लेकिन उसके बावजूद हड़ताल जारी है। तो मांगों को लेकर यहां पर कर्मचारी अड़े हैं। साथ ही साथ खासा प्रभावित यहां पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं बिजली कर्मियों की वजह से। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई करते हुए 6 को निलंबित कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी हड़ताल खत्म होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बिजली कर्मचारियों ने कह दिया कि अगर किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी की गई तो ये 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगी। आला अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक कर जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करने का निर्देश दिया। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उत्पादन ठप हो गया है, कई यूनिटों पर ताले लग गए हैं, लोग बुरी तरह से परेशान हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हड़ताल को बेहद संजीदगी से लिया है। उन्होंने वाराणसी से लखनऊ लौटते ही सबसे पहले ऊर्जा मंत्री और तमाम अन्य बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ ही पुलिस अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाया और पूरी हड़ताल के दौरान की गई कार्रवाई की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हड़ताल किसी भी हालत में समाप्त कराई जाए। अगर कोई अराजकता करता है, कोई बिजली कर्मी काम पर वापस नहीं लौटने को तैयार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। उधर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के 22 पदाधिकारियों के खिलाफ एस्मा की कार्रवाई करते हुए 6 को निलंबित कर दिया। साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में तैनात 1332 संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। ऊर्जा मंत्री ने हड़ताली कर्मचारियों को शनिवार शाम 6 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर 6 बजे तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटते तो गिरफ्तारियां की जाएंगी। वहीं सरकार की इस चेतावनी पर पलटवार करते हुए
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने भी साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर किसी भी कर्मचारी की गिरफ्तारी की गई तो ये 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दी जाएगी। 6 बजे तक सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी अगर अपने अपने कर्तव्यों पे हाजिर नहीं होंगे तो उनकी बर्खास्तगी आज ही रात में कर दी जाएगी। दूसरी बात, हमने अपनी नोटिस में ही लिखा है कि अगर बिजली कर्मियों को बर्खास्त किया गया, बिजली कर्मियों की गिरफ्तारी की गई तो सामूहिक गिरफ्तारियां होंगी और अनिश्चितकालीन हड़ताल हो जाएगी। अब अगर कोई अल्टीमेटम दिया गया है और साथ ही कहा जा रहा है वार्ता भी करेंगे, तो न हमें वार्ता का निमंत्रण मिला है, न अल्टीमेटम की कोई सूचना मिली। इधर बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली का महासंकट गहराने लगा है, वहीं इसको लेकर राजनीति भी गर्मा रही। अखिलेश यादव ने बिजली कर्मचारियों के लिए सरकार की गलत नीति को जिम्मेदार बताया है। अखिलेश यादव ने हड़ताल के लिए सरकार की गलत नीति को जिम्मेदार बताया है। इस समय समाजवादी सरकार थी, बजट दे करके इस विभाग का घाटा खत्म किया था, घाटा खत्म हुआ था और इस सरकार की गलत नीति की वजह से आज कर्मचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। ये सरकार की गलत नीति है जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पे आज कर्मचारियों को सड़क पे आना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच सवाल बड़ा हो गया है कि अगर सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच बात नहीं बनी और तल्खी ज्यादा बढ़ी तो क्या होगा, क्योंकि बिजली कर्मियों की हड़ताल से बिजली व्यवस्था कई जगहों पर चरमरा गई है। वहीं गोरखपुर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 उपकेंद्रों पर सप्लाई ठप और बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली कर्मियों की हड़ताल का 72 घंटे की जो हड़ताल है उसका दूसरा दिन है और आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में जो मुख्य अभियंता कार्यालय मोदीपुर का, यहाँ पर आप देखिए हड़ताल पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बिजली कर्मी हैं और इसमें अधिकारी कर्मचारी सभी हैं। और यहाँ देख सकते हैं जो हाहाकार मचा हुआ है 2 दिन से, उसके बाद भी यहाँ पर डटे हुए हैं जितने भी कर्मी हैं और लगातार हड़ताल जारी रखें। श्रावस्ती में बिजली व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है क्योंकि विद्युत कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे 536 से ज्यादा गांवों में अंधेरा पसर गया है। लोग अंधेरे में ही रहने को मजबूर हैं। हड़ताल पर तो है, मगर जो है यहाँ पे बार बार आते हैं, बर लौटा देते हैं लोग और यहाँ कोई सुनता ही नहीं है हम लोगों का। अब सवाल बड़ा है कि आखिर इस हड़ताल का अंत कहां जाकर होगा। क्या 3 दिन की हड़ताल के बाद सब ठीक हो जाएगा या फिर बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी से विवाद और बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं, जो तय करेंगे कि अंधेरा छटेगा या फिर बिजली का संकट और बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मेषपाल शूटआउट केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात में इस्तेमाल क्वेटा कार का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। बॉर्डर पार कर नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ रुखसार अहमद को पुलिस ने बहराइच से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार रुखसार से पूछताछ में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो वारदात में इस्तेमाल जो क्वेटा कार थी उसका मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि नेपाल भागने की तैयारी में था। रुखसार नाम बताया जा रहा है। अगले 72 घंटे अतीक अहमद के गुर्गों के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि प्रशासन ने मिशन माटियामेट की फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। गौरतलब है कि मेषपाल शूटआउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 60 लोगों को अवैध निर्माण होने पर नोटिस जारी किया था। अतीक के गुर्गों पर पीला प्रहार, मिशन मिट्टी का प्लान तैयार। पीले पंजे से दहशत में शूटर। प्रयागराज हत्याकांड को 23 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस उमेश पाल के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन हत्याकांड में शामिल सभी फरार शूटरों की शामत आने वाली है। वारदात में शामिल शूटरों के आशियानों पर बुलडोजर चलाए जाने का फैसला लिया गया है, जिसमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी हुआ। शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। दरअसल इन दोनों को प्रयागराज प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उनके घरों को ध्वस्तीकरण करने के आदेश जारी कर दिए गए। आपको बता दें कि शूटर गुलाम हसन का घर शहर के रसूलाबाद इलाके में है, तो गुड्डू मुस्लिम का घर चकिया में है। प्रयागराज के चर्चित उमेशपाल शूटआउट केस में शामिल अपराधियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। शूटआउट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल
शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके लिए बाकायदा खाका तैयार कर लिया है। ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब इनके घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा, इनके घरों को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जाएगा। हालांकि नवरात्रि और रमजान के दौरान बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन नवरात्र शुरू होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, यानी अगले 72 घंटे अतीक के गुर्गों पर भारी है। और बुलडोजर की ये कार्रवाई 22 मार्च से तक कर ली जाएगी, क्योंकि 22 मार्च से ही नवरात्र और रमजान का पर्व शुरू हो रहा है और जो अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि पर्व शुरू होने से पहले ही इस तरीके की कार्रवाइयां कर ली जाएं। तो ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुका है। गौरतलब है कि उमेश पाल शूटआउट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने तकरीबन 60 लोगों को अवैध निर्माण पर नोटिस जारी किया था। इनमें से ज्यादातर अतीक अहमद और दूसरे आपराधिक गैंग से जुड़े हैं या उनके मददगार हैं। सभी को 1 हफ्ते में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। वहीं इससे पहले अतीक के 3 गुर्गों पर बुलडोजर चल चुका है। मतलब एकदम साफ है, अतीक के गुर्गों को मिट्टी में मिलाने का मिशन जारी है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। और खबर कानपुर से है। भाजपा ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति की बैठक आज होने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। महामंत्री संगठन समेत यूपी ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में हिस्सा लेंगे। ओबीसी मोर्चा को अपने पक्ष में रखने पर आज चर्चा होने वाली है। तो अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये बैठक चलेगी। दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। महामंत्री संगठन समेत यूपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा को अपने पक्ष में रखने पर इस पूरी बैठक में चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी इसमें चर्चा हो। कार्य समिति बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति और मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। खास तौर से कल उद्घाटन सत्र में हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ओबीसी मोर्चे के प्रभारी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री दयाशंकर जी और केंद्र की सरकार के हमारे माननीय मंत्री बीएल वर्मा साहब का मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। उनके उपरांत उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रिजेश पाठक जी, हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल सिंह जी और उनके अतिरिक्त भी अन्य भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश की तरफ से नेताओं का कल मार्गदर्शन हमको मिलने वाला है। और वही सहकारी समिति चुनाव संपन्न हो गए हैं। जीते हुए डेलीगेट्स आज सभापति, उपसभापति का निर्वाचन करेंगे। भाजपा की सेंधमारी के मद्देनजर शिवपाल इटावा पहुंचने वाले हैं। जीते हुए डेलीगेट्स के साथ बैठक कर सकते हैं शिवपाल यादव। 432 चुने हुए डेलीगेट्स करेंगे सभापति और उपसभापति का चयन। आपको बता दें, कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में दोनों पार्टियों की दिशा और दशा तय होगी आज। तो जीते हुए डेलीगेट्स आज सभापति और उपसभापति चयनित करेंगे। साथ ही साथ 432 चुने हुए डेलीगेट्स सभापति और उपसभापति का चयन करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव में दोनों पार्टियों की दिशा और दशा तय होने वाली। और खबर मैनपुरी से है। यहां पर पुलिस और दवा निरीक्षक की संयुक्त कार्रवाई से टीम ने 12 लाख की नकली दवा बरामद की। मेडिकल स्टोर पर दवाओं की सप्लाई हो रही थी। आपको बता दें, पुलिस ने नकली दवा के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। कई दिनों से नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। तो ये संयुक्त कार्रवाई है। बड़ी सफलता पुलिस को यहाँ पर हाथ लगी है। नकली दवाओं की खेप पकड़ी गई है। 12 लाख की नकली दवा यहाँ पर बरामद की गई है, जो कि लोकल शॉप्स पर, मेडिकल स्टोर्स पर सप्लाई की जा रही थी। साथ ही साथ 2 लोगों को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। कई दिनों से यहाँ पर नकली दवाओं की सप्लाई की जा रही थी। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और खबर बरेली से है। यहाँ सेना का अधिकारी बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के पास से सेना की वर्दी और साथ ही साथ सेना का आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। यूपी के कई जिलों में लोगों को अपना ठगी का शिकार बना चुका है। सहारनपुर का रहने वाला है ठग अंकित चौधरी। आपको बता दें, बाराधारी थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे के पास से ये पूरी गिरफ्तारी हुई।
तो कई जिलों में लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। वर्दी के सहारे, फेक आईडी कार्ड के सहारे ये लोगों की ठगी किया करता था। नाम बताया जा रहा है अंकित चौधरी, और बाराधारी थाना क्षेत्र के बजरंग ढाबे के पास से अंकित चौधरी की गिरफ्तारी की गई। और खबर गोरखपुर से है। यहां पर बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में जनरेटर से फोन चार्ज हो रहे हैं। 10 रुपए से 20 रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। मोबाइल में बाकायदा पर्ची भी लगाई जा रही है। हड़ताल के दूसरे दिन 30 बिजली घरों में सप्लाई ठप पड़ी हुई है, तो खासा परेशानी यहां पर ग्रामीण इलाकों में हो रही है। जनरेटर से फोन चार्ज करना पड़ रहा है और साथ ही साथ 10 रुपए से 20 रुपए तक का चार्ज यहां पर पैसा लिया जा रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन तकरीबन 30 बिजली घरों में सप्लाई ठप रहेगी। बिजली कर्मियों की हड़ताल का असर लखनऊ में भी देखने को मिला है। बिजली को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। गुस्साए लोगों ने कानपुर रोड पर जाम लगाया। आपको बता दें 24 घंटे में बिजली न आने पर लोगों का गुस्सा फूटा है। आलमबाग थाना क्षेत्र के रिंगार नगर का ये पूरा मामला है। तो देखिए किस तरह से लोग हड़ताल पर उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। हड़ताल के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते लोगों ने यहाँ पर सड़क पर जाम लगाया है, प्रदर्शन करने की कोशिश की है। 24 घंटे से बिजली न आने से लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इटावा में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अस्पताल की भी बिजली गुल हो गई है, जिसके बाद अस्पताल में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड मशीन बंद हो गई। लेकिन अस्पताल में अंधेरा छा गया है। बिजली नहीं आने से मरीजों को भी खासा परेशानी हो रही है। हालांकि हड़ताल को देखते हुए सीएमएस ने पहले के जनरेटर के लिए डीजल का इंतजाम कर लिया है, तो जनरेटर के सहारे यहां पर अस्पताल में काम किए जा रहे हैं। और वहीं अमेठी में बिजली नहीं आने से हाहाकार मच गया है। जिले के आधे से ज्यादा इलाकों में बिजली नहीं है और सबसे ज्यादा प्रभावित अमेठी तहसील क्षेत्र है, जिसके बाद काफी तादाद में स्थानीय लोग पावर हाउस पहुंचे। सूचना पाकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए हैं और अपनी मौजूदगी में बिजली सप्लाई को चालू करवाया। वहीं उन्नाव में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपना विरोध जताया। सैकड़ों की तादाद में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। ये देखिए किस तरीके से अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। मोबाइल की फ्लैश जलाकर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। वहीं गोरखपुर में भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 30 उपकेंद्रों पर सप्लाई ठप है। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी 14 सूत्रीय मांगों को मान ले तो वो अपना आंदोलन खत्म कर दे। श्रावस्ती में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से 536 गांव में अंधेरा छाया हुआ है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। अस्पतालों का भी बिजली गुल हो गई है, जिससे डॉक्टर मजबूरी में टॉर्च या मोबाइल के सहारे लोगों का इलाज करने को मजबूर है। और जिले की 2 लाख की आबादी बिजली कटौती से परेशान है। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई है। कार सवार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग का गोला बन गई ये पूरी कार। आगरा से फिरोजाबाद की तरफ ये गाड़ी जा रही थी। एतमादपुर हाईवे के पास अंजलि कॉलेज के पास ये पूरा मामला हुआ है। देखिए किस तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से इस गाड़ी ने आग पकड़ी है। पूरा आग का गोले में तब्दील हो गई ये गाड़ी। तो देखिए कूदकर कार सवार ने यहां से अपनी जान बचाई है। आगरा से फिरोजाबाद की ओर ये गाड़ी जा रही थी और उसी वक्त शॉर्ट सर्किट के चलते इस गाड़ी में आग लग गई। वहीं आगरा में 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से यहां पर रह रहे थे सभी। यूपी एसटीएफ और ताजगंज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। थाना ताजगंज इलाके से बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है। तो अवैध तरीके से यहां पर गुजर बसर कर रहे थे। फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां पर रुके हुए थे। यूपी एसटीएफ और ताजगंज पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन सभी को गिरफ्तार किया है। थाना ताजगंज इलाके से इन बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी हुई है।
बता दें 5 बांग्लादेशी थे जिनकी गिरफ्तारी। वहीं रुड़की में बारिश से मकान की छत भरभरा कर गिर गई है। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवार को 5,000 की आर्थिक मदद दी गई है। रुड़की के पुहाना गांव का ये पूरा मामला है। तो देखिए किस तरह से बारिश के चलते घर की छत गिर गई है, जिसके चलते एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि 5,000 रुपए की आर्थिक मदद उसे दी गई है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका इलाज लगातार जारी है। रुड़की के पुहाना गांव का ये पूरा मामला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।